जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक गेम चेंजर साबित हुआ। जब से ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है तब से ही अपनी चमत्कारी खोजों से लोगों को चौंका रहा है और ये हमें यूनिवर्स में नई चीजों को खोजने के लिए उत्साहित भी कर रहा है और साथ ही कुछ अजीबोगरीब डिसीजन भी दे रहा है, जैसे दशकों से चली आ रही द ग्रेट बिग बैंग थ्योरी को भी संकट में डाल दिया है। जेम्स वेब की न्यू इमेजेस ने हमारे स्पेस को देखने का नजरिया बदल के रख दिया है और हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ब्रह्मांड की विशालता क्या है जो मानव समझ से परे है। आप जानते हैं कि सिर्फ 2016 में ही विजुअल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाओं का अनुमान लगाया गया था और इन आकाश गंगाओं ने अपने अंदर क्या छिपा रखा है और शायद हम इस छोटे से जीवन में उनको जान भी ना पाए। हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी प्रगति पर है, जैसे जेम्स वेब, हबल, न्यू होराइजन ने हमारे स्पेस को डिस्क्राइब किया है और हमारे आसपास के स्पेस में काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि यूनिवर्स के अंदर विशाल मिस्ट्री छुपी हुई है। जैसा हम जानते हैं कि इस काले अंधेरे स्पेस के अंदर ही बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी बैठी हैं और स्पेस इन अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है जिन्हें हम जानकर भी जान नहीं पा रहे हैं। इनमें से बहुत सी चीजें हैरान करने वाली हैं और हाल ही में ही नासा के वैज्ञानिकों ने किसी अन्य सोलर सिस्टम से आने वाले किसी रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स का खुलासा किया है और इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को हमने कभी भी अपने सोलर सिस्टम में नहीं देखा था और 2I बोरिसोव के द्वारा नासा ने इसको देखा है, जो दूर की एक स्पाइरल गैलेक्सी की इमेज में इस धूमकेतु को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन इमेज का चमकीला नीला केंद्र जिसे हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, क्योंकि यह अंतरिक्ष के माध्यम से धूमकेतु का अनुसरण करता है, यह इमेज धूमकेतु को दर्शाती है क्योंकि यह हमारे सोलर सिस्टम के माध्यम से वापस इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा करता है, जहां यह एक बार गनेडी वेरिसोवा था और सोकिया एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार 30 अगस्त 2019 को एक चलती हुई वस्तु को अपने होम मेड टेलीस्कोप के माध्यम से ऊपर की ओर जाते हुए देखा था। प्रकाश का यह भटकता हुआ बिंदु, जिसे अब 2I बोरिसोवा के रूप में जाना जाता है, हमारे पास आने वाला पहला धूमकेतु और जो कि दूसरा विदेशी वस्तु निकला। एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया है कि 2I बोरिसोवा में एक अनयूजुअल कंपोजिशन है। हबल टेलीस्कोप और नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के एटकामा बड़े मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरर एल्मा के साथ किए गए थे। ऑब्जर्वेशन के कारण इसका स्ट्रक्चर्स विशेष रूप से इसमें किसी भी धूमकेतु की तुलना में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो सापेक्ष दूरी पर या सूर्य के लगभग 300 मिलियन किलोमीटर के दायरे में ही देखा जाता है। हालांकि अन्य प्रकार के स्टार्स भी संभव हैं। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि ये एक धूमकेतु भी हो सकता है। एक रेड ड्वार्फ के चारों ओर हमारे सूर्य की तुलना में एक छोटे से छोटे एक फेंटल टाइप के स्टार का गठन एक और हाइपोथेसिस है कि वेरिसोव कार्बन मोनोऑक्साइड से समृद्ध एक छोटा सा ग्रह का टुकड़ा है। धूमकेतु बर्फ की धूल और जमे हुए गैस स्नोबॉल हैं, जो मोटे तौर पर एक छोटे टाउन के आकार के होते हैं, जो पूरी तरह से जमे हुए या निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जब सूर्य द्वारा इनको गर्म किया जाता है तो उनके सिरे लाखों माइल्स तक फैल सकते हैं। बोरिसोव लंबाई में लगभग 9 फुटबॉल मैदान या 0.98 किलोमीटर का है। ये प्रकृति धूमकेतु के मेकअप के बारे में सबसे हालिया निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं। सभी धूमकेतु प्रारंभिक सामग्री में उत्पन्न होते हैं। एक विकासशील स्टार के चारों ओर की डिस्क प्लैनेटरी सिस्टम के दूर के इतिहास को संरक्षित करती है, जो पृथ्वी और पानी सहित हमारे अन्य प्लैनेट के पड़ोसियों के इतिहास को हमारे अपने पड़ोस के सोलर सिस्टम से धूमकेतु द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरी ओर एक इंटरस्टेलर धूमकेतु एक केमिकल मैसेंजर होता है जो एक पूरी तरह से अलग सोलर सिस्टम से और दूसरी दुनिया के बारे में
जानकारी का खजाना होता है। बोरिसोवा धूमकेतु को 2019 में हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। उस समय ये हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 1,77,000 किलोमीटर प्रति आवर की अविश्वसनीय गति से विजुअल न्यूक्लियस में दिखाई दे रहा था। यह इस इमेज में बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। मार्च 2020 में ली गई हबल द्वारा एक और इमेज में धूमकेतु की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का पता चला, जिसमें सिंगल ब्राइट कोर में इमेज ने सुझाव दिया कि एक छोटा सा हिस्सा नाभिक से टूट गया था। सोकिया और एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा दुनिया भर में डिबेट्स के एक सप्ताह बाद दुनिया भर में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई। धूमकेतु वेरिसोव पर नजर रखने के लिए वैज्ञानिक अभी भी हबल का उपयोग कर रहे थे। रिसर्चर्स डार्टिंग आगंतुक के मार्ग का पता लगाने और इसके अतिरिक्त सोलर ओरिजिन वैज्ञानिक बोर्ड विट्स की पुष्टि करने में सक्षम रहे। उनके सहयोगियों ने 11 दिसंबर 2019 और 13 जनवरी 2020 के बीच 2I वेरिसोव को देखने के लिए हबल का इस्तेमाल किया। 15 और 16 दिसंबर 2019 को अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के एक समूह में मार्टिन कार्डिना और स्टेफन मिलहम के निर्देशन में और ग्रीनवेल्ट मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने धूमकेतु को नॉर्दर्न चिली में स्थित रेडियो टेलीस्कोप के नेटवर्क का उपयोग करते हुए 16 की ऊंचाई पर देखा। धूमकेतु जैसी चीजों में 570 फीट ठंडी कम ऊर्जा वाली गैस की रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए देखा, जो पानी के अनुपात में एक हाई कार्बन मोनोऑक्साइड को इंगित करता है कि धूमकेतु शुरू में एक बर्फीले क्षेत्र से आया था, जो कि कुइपर बेल्ट के बराबर है। ये वह क्षेत्र है जो प्लूटो से जुड़ा हुआ है। हबल टेलीस्कोप के अनुसार हमारे सन के लिए टीम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक रेड ड्वार्फ आकाशगंगा में सबसे प्रचलित प्रकार का स्टार देखा, जो 2I बोरिसोवा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में कार्य कर सकता था। रेड ड्वार्फ के आसपास के मटेरियल बनाने वाले प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाले तत्वों की तुलना में ठंडे थे, क्योंकि ये सूर्य से छोटे और कम चमकीले होते हैं। इसलिए इन स्टार का कम टेम्परेचर और कम चमक पर विचार था। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोरिसोवा किस टाइप का स्टार है। बोरिसोवा कैसे उत्पन्न हुआ, और अल्मा का अनुमान है कि यह एक ड्वार्फ प्लेनेट का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यदि यह वस्तु किसी अन्य के साथ टकराती है तो अल्मा टीम नोट कर सकती है कि 2I बोरिसोव बस एक हाई कार्बन मोनोऑक्साइड मटेरियल के साथ धूमकेतु के रूप में विकसित हो सकता है। हबल और अल्मा के निष्कर्षों के अनुसार इसके आंतरिक भाग को हमारे सामने प्रकट किया। बोरिसोवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक है। सोलर सिस्टम में सबसे अधिक धूमकेतु बोरिसोव हमारे सूर्य से जल्दी से बहुत दूर जा रहा है, और ये अंततः होगा कि ये फिर से प्रवेश करने के लिए इंटरस्टेलर स्पेस में फिर से प्रवेश करने जाएगा। धूमकेतु बोरिसोव ट्रांजेक्टरी को सूर्य की ग्रेविटी द्वारा थोड़ा बदल दिया जा रहा है, लेकिन धूमकेतु के इस पथ और हाई वेलोसिटी के कारण इसे हमारे सूर्य के विपरीत कक्षा में नहीं खींचा जा सकता, और इसके फैमिली और प्लैनेट्स में बोरिसोव का जन्म हुआ था। यह हमारे सोलर सिस्टम से 4.5 बिलियन ईयर्स प्लैनेटरी सिस्टम से पुराना हो सकता है। ज्यादातर समय जुपिटर के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धूमकेतु दिखता रहा, जो हमारे सोलर सिस्टम से मुक्त होने के लिए सबसे पहले सूर्य के चारों ओर बने थे। इसलिए यह संभव है कि बोरिसोव भी इसमें से एक था। इसी तरह से अपने होम सिस्टम से निष्कासित होने पर हमने सीधी तौर पर बोरिसोव की सतह को नहीं देखा। एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेटरी साइंस के प्रोफेसर डेविड ज्वेट, जिनकी टीम ने इसे पहले इंटरस्टेलर की सबसे अच्छी और तेज इमेज को प्राप्त किया। हबल की इमेज से पता चला कि इसका नाभिक पहले की रिसर्च की तुलना में काफी छोटा हो चुका है।
जो लगभग 15 गुना छोटा हो गया है। इसकी त्रिज्या 500 मीटर से भी अधिक नहीं है। मिल्की वे और सोलर सिस्टम में इन वस्तुओं की कुल संख्या और द्रव्यमान बहुत असंख्य है। सोलर सिस्टम के 24 मिलियन माइल्स की दूरी को पार करने के बाद इसकी लाइट ऑफ स्पीड के कारण वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं कर पाए और इस तरह के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में आते रहेंगे। पर ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स को छोड़कर क्यों आ रहे हैं, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है और इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है। आपको क्या लगता है इस टाइप के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी दूसरी दुनियाओं से भेजे जाने वाले एस्ट्रॉइड के रूप में स्पेसशिप हों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।